गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पिछले कुछ टॉपिक से वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को हम आगे आज और पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर में जो हमने डेल्टा एच वी का डिस्कशन किया था, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको नापने का तरीका देखेंगे, उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। दूसरी बात, हम इससे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कैसे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे। और लास्ट हम इसमें टूटन्स रूल पढ़ के आज वेपर प्रेशर को कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम कह रहे थे कि हमारे पास डेल्टा एच वी क्या कहलाता है। डेल्टा एच वी है हमारा मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच वी को हम किससे नाप सकते हैं? ग्राफ के थ्रू नाप सकते हैं। जो फॉर्मूला हम पिछले कुछ टर्म से पढ़ते आ रहे हैं, DlnP = डेल्टा एच वी अपॉन RT पढ़ते हैं हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? DlnP का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? lnP = इसका इंटीग्रेशन इधर क्या आ जाएगा? -HV अपॉन RT प्लस C क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो log n को log 10 पे करेंगे तो 2.303। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या हो गई? हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गई log P = डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 R इंटू 1/T प्लस C। हम क्या जानते हैं, अगर हम इस क्वांटिटी में और इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये वैल्यू हमें स्लोप से आएगी और ये वैल्यू हमारे पास इंटरसेप्ट से आएगी। ये हम फार्मूला जानते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राफ किससे खींचा? हमने ग्राफ खींचा log 10P, और हमने यहाँ ग्राफ खींचा है log P और 1/T के बीच में। तो जो सीधी रेखा में आई नेगेटिव स्लोप के साथ आई, इस नेगेटिव स्लोप की जो वैल्यू होती है वो हमें किसके बराबर मिलती है? -डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 R। तो हम log P और 1/T में ग्राफ खींच के इसका ढाल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ढाल अगर हमको पता है तो R कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो हम डेल्टा एच वी का मान पता कर सकते हैं। इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू C का मान देता है। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। पहले हमने वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को मुख्य रूप से 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं द्रव की प्रकृति। पोलर लिक्विड है कि नॉन पोलर लिक्विड है? पोलर लिक्विड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका वाष्पशीलता भी कम होगी। तो वाटर से अल्कोहल की ज़्यादा है, अल्कोहल से ईथर की ज़्यादा है। सेकंड फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर। हमने पहले भी कहा था ताप के बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन की रेट बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास लिक्विड को सरफेस को छोड़ के जाने की एनर्जी होती है। ज़्यादा मॉलिक्यूल छोड़ के जाएंगे, ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन की रेट बढ़ती जाती है। कॉमन एग्जाम्पल हमारा गर्मी में तालाब वगैरह जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर राइज हो जाने के कारण उसमें इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर हमारा सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल में क्या देख रहे हैं? हम कहते हैं इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। हम क्या कह रहे हैं? इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। ये सतह पर होने वाली अभिक्रिया है। तो जितने ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन फास्ट होगा। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। हम कॉमन एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हम कपड़े सुखाते हैं, अगर हम कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि स्प्रेड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। लास्ट फैक्टर जो हमारे सरफेस टेंशन को, जो हमारे इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करता है, फ्लो ऑफ एयर, वायु का बहाव। अगर
हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने शुरू करा था हमने कहा था लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर में जाते हैं, अगर वो मीडियम से हट जाते हैं, अगर ओपन वेसल की बात हम करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में इधर उधर बिखर जाते हैं, वापस कंडेंस नहीं हो पाते हैं। अगर वेसल बंद है तो ही वो मॉलिक्यूल वापस कंडेंस हो पाते हैं। तो वायु का बहाव जो करेगा, फ्लो ऑफ एयर जो काम करेगा, वो क्या करेगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में गए हैं उसको उस एरिया से हटा देता है, यानी वापस कंडेंसेशन का प्रोसेस रोक देता है। कंडेंसेशन नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में जाएंगे और इवापोरेशन की रेट फास्ट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, बाष्पीकरण को 4 कारक प्रभावित करते हैं। द्रव की प्रकृति, पोलर लिक्विड में कम होता है, नॉन पोलर में ज़्यादा इवापोरेशन होता है। दूसरा हमने पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा हमने पढ़ा कि इवापोरेशन सरफेस फिनोमेनन है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ इवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है। चौथा हमने पढ़ा, फ्लो ऑफ एयर के कारण वेपर के मॉलिक्यूल रिएक्टिंग मीडियम से रिएक्टिंग सरफेस से दूर चले जाते हैं, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस रुक जाने के कारण हमारा फॉरवर्डिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है और इवापोरेशन हमारे पास फास्टर हो जाता है। लास्ट हम आते हैं ट्रूटन्स रूल। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ln P माइनस डेल्टा HV/RT+C, इसी से हम निकालेंगे ट्रूटन्स रूल क्या कहता है। तो अगर T की जगह हम बात करते हैं TB यानी एट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने क्या कही थी कि जब लिक्विड का प्रेशर अपोजिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है। हमारा अपोजिंग प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा P क्या है 1, तो ln 1 इज़ 0। तो हम क्या कह रहे हैं, जब हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है तो ln P का मान 0 होता है, तो हम यहाँ 0 रखते हैं और T की जगह हमने TB रखा, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 0 = माइनस डेल्टा HV/RTB+C। ये माइनस था, इधर चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, डेल्टा HV/RTB = C। यहाँ से R इधर आ गया, C एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, R भी रिटबर्ग कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट K, तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा HV/T। ट्रूटन्स रूल क्या कहता है, डेल्टा HV/T इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ट्रूटन्स रूल क्या कहता है, डेल्टा HV/T इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो हमने यहाँ पर लिखी 88 जूल पर केल्विन पर मोल। बाद में पता लगा कि ये वैल्यू 88 कुछ केसेस में ही आती है, जब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे गए तो पता लगा कि वैल्यू 60 से 110 तक वेरी करती है। जब और ज़्यादा स्टडी करी गई तो ये पता लगा कि ये केवल नॉन एसोसिएटेड लिक्विड में होता है, एसोसिएटेड सगुणित लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है, केवल अगुणित और साधारण लिक्विड में पाया जाता है। इसलिए अब हम इसे ट्रूटन्स रूल को मानते भी नहीं हैं। डेल्टा HV और T का रेशियो हमारे पास डेल्टा SV कहलाता है, तो हम इसे बेटर ट्रूटन्स रूल की जगह हम इसे लिखते हैं डेल्टा HV/TB = डेल्टा SV, दैट इज़ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमने पूरा वेपर प्रेशर का चैप्टर पढ़ा। वेपर प्रेशर क्या होता है, किस किस कारक पर निर्भर करता है, किस तरीके से हम इसे मेजर कर सकते हैं, और इससे हमारा डेल्टा HV और बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से डिपेंड करता है। ये हमारा वेपर प्रेशर का पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट टाइम पर हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे।